हेलो एवरीवन, मैं संध्या सिंह। कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। सब ठीक ठाक चल रहा? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? चल रही है ना सब ठीक ठाक? तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल जो हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, तो उसमें कल हमने प्लाज्मिड कर लिया था। प्लाज्मिड में हमने बताया प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। तो कितने टाइप के होते हैं ये भी हमने देख लिया था। एफ टाइप का प्लाज्मिड होता है, आर प्लाज्मिड होता है, कोल प्लाज्मिड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो क्या है हमने देख ली थी लास्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट हमने करा था सेल वॉल। तो उसमें हमने बताया था कि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है, और प्लांट में प्रेजेंट होती है, एनिमल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओके। और फिर उसके बाद हमने ये भी बताया था कि प्रोकैरियोट्स की में जो सेल वॉल होती है उसमें एग्जांपल हमने बताया था बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। उसमें हमने बताया था कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन और म्यूरिन से। सॉरी, पेप्टाइडोग्लाइकॉन या म्यूरिन, आप दोनों एक ही हैं, कुछ भी कह लो। ठीक है। और नेक्स्ट हमने बताया था आर्की बैक्टीरिया। तो वो किससे बनी हुई है उसकी सेल वॉल? तो उसकी सेल वॉल जो बनी होती है वो स्यूडोम्यूरिन से बनी होती है। ओके। और फिर हमने बताया था पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडो मतलब होता है अमीनो एसिड। तो कौन कौन से अमीनो एसिड थी? एल एंड डी टाइप के अमीनो एसिड। और ग्लाइकॉन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से? नाम और नाग। नाम का फुल फॉर्म क्या था? NAM, एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड। और नाग का क्या था? एन एसिटाइल ग्लूकासोमिक एसिड। ठीक है। जब ये दोनों जो है कि वो कार्बोहाइड्रेट जो जुड़ते हैं तो किस बॉन्ड से जुड़ते हैं? तो जिस बॉन्ड से दोनों जुड़ते हैं उसके कहते हैं β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, यहाँ तक हो गया था। और फिर हमने आर्की बैक्टीरिया में बताया था जो उसकी सेल वॉल होती है सीडोम्यूरिन से बनी होती है। उसमें कौन सा अमीनो एसिड होता है? उसमें मोस्टली एल टाइप का अमीनो एसिड पाया जाता है। ओके। और फिर पेनिसिलिन का भी एक हमने बता दिया था। पेनिसिलिन किस लिए होती है? तो पेनिसिलिन का काम होता है सेल वॉल को तोड़ना। ओके। फिर नेक्स्ट हमने बताया था सेल मेम्ब्रेन। वो हमने बताया था दोनों में प्रेजेंट होती है, क्यों इसकी स्ट्रक्चर दोनों में क्या होती है, सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। नेक्स्ट हमने बताया था इसमें डिफरेंट क्या था कि इसमें जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर होता है वो डिफरेंट है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर का नाम क्या था? होपोनॉइड। और जो यूकैरियोट्स है उसमें था कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉल। इतनी चीज़ हो गई थी। नेक्स्ट फिर हमने बताया था मीजोजोम प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। मीजोजोम कैसे बनते हैं ये भी हमने बता दिया था लास्ट क्लास में कि मीजोजोम मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से बनते हैं। इसके फंक्शंस भी हमने बता दिए थे। डीएनए का रेप्लिकेशन करना, रेस्पिरेशन करना, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल और सेक्रेशन ऑफ मटेरियल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमने करा था सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में दो टाइप के आएंगे, एक मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, एक आएंगे मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है? जिन ऑर्गेनेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको कहते हैं मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स। जिसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होती है उसको कहते हैं मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोट्स में जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। या आप मेम्ब्रेनस कह लो या एक्टिव ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी, ER, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। वहीं इधर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो वो मेम्ब्रेनस होते हैं, मतलब जिनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, वो प्रोकैरियोट्स में तो एब्सेंट होते हैं बट यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करें मेम्ब्रेन लेस की, तो मेम्ब्रेन लेस वाले दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ पॉइंट किसे सेम है, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें कॉमन एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है राइबोसोम, दोनों में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम में डिफरेंस क्या है कि जो प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप का पाया जाता है राइबोसोम, यूकैरियोट्स में 80S का पाया जाता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस करना। ओके। फिर हमने बताया था कि 70S राइबोसोम कैसे बनता है। 70S राइबोसोम 30S + 50S राइबोसोम की दो सब यूनिट से मिलके बनता है।
फिर हमने बताया था 80s राइबोसोम कैसे बनता है, तो 40s और 60s सब यूनिट से बनता है। कौन सा? 80s राइबोसोम। ओके। फिर उसके बाद हमने बताए थे सेल ऑर्गेनेल्स डिफरेंट टाइप के, किस में प्रेजेंट होते हैं किस में नहीं प्रेजेंट होते हैं। जैसे पहला हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स है, मतलब मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट हो जाएगा, यूकैरियोट्स में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है। फिर हमारा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाएगा, इधर तो एब्सेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे एब्सेंट है, तो इसकी जगह पे इसका माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है वो यहाँ पे कौन करेगा, प्रोकैरियोट्स में, तो इसकी जगह पे यहाँ पे मीजोसोम प्रेजेंट होता है। एनर्जी प्रोडक्शन हमने लास्ट में अभी बताया था, मीजोसोम का फंक्शन क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन करना। ओके। तो ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं तो इसकी जगह पे मीजोसोम प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट है इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर आप सोचोगे इसमें फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तो इसमें फोटोसिंथेसिस का जो काम होता है वो कौन करता है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट की जैसी ही स्ट्रक्चर होती है उसको क्या कहते हैं, क्रोमेटोफोर। तो वो क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है और यहाँ पे एब्सेंट होगी, क्यों, क्योंकि यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो इसकी क्रोमेटोफोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ये एब्सेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। तो लाइसोसोम का नेक्स्ट किस नाम से जानते हैं और किस नाम से, कोई बताएगा? तो लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ओके। फिर क्या था, फ्लैजेला। फ्लैजेला दोनों में ही प्रेजेंट होता है, तो इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि जो प्रोकैरियोट्स का फ्लैजेला होता है वो जो बना होता है किससे बना होता है, तो वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। ओके। और इसका जो यूकैरियोट्स का फ्लैजेला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, फॉर्म्ड बाय ट्यूबुलिन प्रोटीन। ओके। और फिर इसमें क्या था, साइटोस्केलेटन, इसमें एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन कैसे बनता है, तो इसका साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है कि सेल का स्केलेटन। ओके। तो फॉर्म्ड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, इससे बना होता है। ये सारे क्या होते हैं इसमें, जब ये एब्सेंट है तो वो तीनों चीज़ें इसमें एब्सेंट हो जाएंगी। कौन से, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये सारे इसमें एब्सेंट हो जाएंगे। इसकी वजह से साइक्लोसिस भी इसमें एब्सेंट हो जाता है और इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट हमने बताया था इसमें सिंगल एनवलप सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें डबल एनवलप सिस्टम होता है। अब सिंगल सिस्टम का मतलब क्या है, मतलब नहीं है कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन एक में पड़ेगी में नहीं पड़ेगी उसको सिंगल एनवलप कहते हैं, नहीं। ये सेल वॉल होती है, ये अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है, इसको कहते हैं आउटर, इन दोनों को मिला के बोलते हैं आउटर एनवलप सिस्टम। तो ये एक सिस्टम हो गया। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पे ये सेल ऑर्गेनल्स है, ये मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स है, इनके ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उसकी वो मेम्ब्रेन है। इसमें भी इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, आउटर एनवलप सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें जो इसमें सेल ऑर्गेनल्स है, इनकी जो मेम्ब्रेन्स है उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल एनवलप सिस्टम। वो क्या होता है, इधर प्रेजेंट होता है, इधर क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं यूकैरियोट्स में डबल एनवलप सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक तो ये एनवलप है, दूसरा जो ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट है उसके ऊपर भी एनवलप है मेम्ब्रेन का, इसीलिए इसमें कहते हैं डबल एनवलप सिस्टम प्रेजेंट होता है। और इधर की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में सिंगल एनवलप सिस्टम प्रेजेंट होता है, मतलब इंटर एनवलप सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। ओके, इतना हो गया। अभी यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछो, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तक क्लियर है सबको? ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। इसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बढ़ेंगे, पहले तो हम करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, तो हम पहले प्रोकैरियोटिक सेल करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में करेंगे सेल एनवलप।
तो सेल एनवेलप क्या होता है, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया। उसमें क्या होगा कि एक तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, सबको पता है, दूसरा सेल वॉल प्रेजेंट होगी, जैसे ये इकोलाई बैक्टीरिया है। ओके, इसके बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाहर क्या है, सेल वॉल है। ये दो चीज़ें तो कंफर्म है, वो तो सबको पता है, ठीक है। फिर उसके बाहर क्या होगा, जैसे ये इकोलाई बैक्टीरिया है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक और कवरिंग हो गई, उसको क्या कहते हैं, सेल वॉल। और इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, सेल एनवेलप करेंगे, किसका, प्रोकैरियोटिक सेल। पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं, फिर यूकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं। इसमें डिफरेंस तो हमने बेसिक डिफरेंस जो है वो हमने कर लिए हैं। ओके, अभी फिर इसकी बात कर लेते हैं। पहला क्या है हमारा, प्रोकैरियोटिक सेल, फिर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या बताया कि जो इकोलाई बैक्टीरिया होती है उसमें एक तो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दूसरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके भी बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के क्या कहते हैं, इन तीनों चीज़ों को मिला के हम कह देंगे कि ये सेल एनवेलप बोलते हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ लेयर कितनी है इसमें, 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो सबसे बाहर क्या होगी, ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके अंदर क्या होगी, सेल वॉल, फिर कौन सी होगी, सेल मेम्ब्रेन। ओके, ठीक, ये चीज़ तो हमको पता चल गई कि इसमें कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें सॉरी, फिर इसमें कितने लेयर प्रेजेंट होती हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। लिख लेते हैं इसको, 3 टाइटली बाउंडेड लेयर्स प्रेजेंट। कौन कौन सी 3 लेयर, वो मैंने आपको बताया। सबसे बाहर हमारी ग्लाइकोकैलिक्स होगी, फिर उसके अंदर होगी सेल वॉल, फिर उसके अंदर होगी सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, हमारे एनसीईआरटी में लिखा है 3 टाइटली बाउंडेड लेयर प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके, अब क्वेश्चन जो हमारे आते हैं उसमें स्टेटमेंट वाले, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, उसमें पूछ देगा 3, इसमें एनसीईआरटी में लेगा 3 टाइटली बाउंडेड लेयर, उसमें पूछेगा 3 लूजली बाउंडेड लेयर। ये जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है वो यहाँ पे ये है, इसको आपको नोटिस करना है, 3 टाइटली बाउंडेड लेयर। ओके, इतनी चीज क्लियर है। जो ये तीनों लेयर्स होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, ये केमिकली क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, वो कैसे, जैसे ग्लाइकोकैलिक्स है उसमें अलग केमिकल है, सेल वॉल उसमें अलग केमिकल है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें अलग। तो केमिकल के बेसिस पे देखेंगे तो तीनों क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, वो केमिकली क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल having chemically complex envelope। ओके, अब हम लिख लेते हैं, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, तो ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट लेयर।
आउटर मोस्ट। फिर क्या है, सेल वॉल। नेक्स्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे इसमें मैं एक चीज़ बतानी, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, ये मोस्ट। इसमें मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल हैविंग केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा ऑल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, तो ऑल में नहीं, ज़्यादातर बैक्टीरिया में क्या होता है कि केमिकली कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट ऑफ द। ठीक है, इंग्लिश क्लियर है। ये नेक्स्ट पॉइंट ये भी क्लियर है, ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर है, उसके अंदर होती है सेल वॉल, फिर होती है सेल मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फंक्शंस क्या है इसका, लिख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको। फंक्शंस ऑफ ऑल 3 लेयर आर distinct but together they act as a unit। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि फंक्शंस ऑफ ऑल 3 लेयर आर डिस्टिंक्ट, मतलब तीनों की जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, बट टुगेदर दे एक्ट एज अ यूनिट। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि अगर इन तीनों के जो फंक्शन है वो अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो अलग अलग है, लेकिन अगर ये तीनों एक साथ में आती हैं तो उनको वो क्या है, एक यूनिट की तरह काम करती हैं। ओके, तो अलग अलग सबका फंक्शन अलग अलग है इंडिविजुअली, बट अगर तीनों साथ में मिलती हैं तो सब क्या कैसे वर्क करती हैं, एक यूनिट की तरह काम करती हैं। कि जैसे हमारी इंडियन आर्मी है, इसमें बहुत सी पोस्ट होती हैं, वो सबका अलग अलग काम होता है, बट अगर देश की सुरक्षा की बात करें तो सारे एक साथ मिलके काम करते हैं, कैसे, यूनिट की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहर वाली लेयर है। ठीक है, और किससे बनती है, तो फॉर्म्ड बाई पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में भी स्पेशली बात करें तो किससे, म्यूकस से, म्यूकस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या कहती है, इसका फंक्शंस क्या है वो भी लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। कोई भी चीज़ है जो सबसे बाहर होगा उसका सिंपल सा एक फंक्शन तो होगा ही होगा, क्या, कि वो प्रोटेक्शन करने का काम, प्रोटेक्शन। फिर क्या है, एडेशन। एडेशन का मतलब क्या होता है, बाइंड, मतलब चिपकना। ये इसका पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट फिर पकड़ बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, फिर पॉइंट क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स होते कितने टाइप के हैं। यहाँ तक क्लियर है। अभी इसमें नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, क्या हमारे टाइप्स। तो हमने क्या बताया, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो किससे बनता है, वो इसका फॉर्मेशन होता है पॉलीसैकेराइड से। पॉलीसैकेराइड में स्पेशली बात करें तो म्यूकस। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि पॉलीसैकेराइड के साथ में प्रोटीन और मिला देते हैं।
ग्लाइकोकैलिक्स में, तो फिर क्या होता है कि इसके वो दूसरा टाइप का बन जाता है। तो कितने टाइप के होते हैं? तो पॉलीसेकेराइड 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है? स्लाइम लेयर, पहला क्या है? स्लाइम लेयर। नेक्स्ट क्या है? कैप्सूल। तो स्लाइम लेयर का फॉर्मेशन किससे होता है? ओके, स्लाइम लेयर भी इसका एग्जांपल है ग्लाइकोकैलिक्स का, कैप्सूल भी किसका एग्जांपल है? ग्लाइकोकैलिक्स का। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है इसमें? तो ये किससे बनती है? बाई पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो ये किससे बनता है? ये भी बनता है फॉर्म्ड बाई पॉलीसैकेराइड्स, ठीक। यहाँ तक तो दोनों चीज़ें सेम है। फिर इसके बाद में क्या है? प्लस प्रोटीन, ये पॉइंट इसमें डिफरेंट है। जो स्लाइम लेयर होती है सिर्फ पॉलीसैकेराइड से बनती है, कैप्सूल क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स प्लस प्रोटीन से बना होता है, ठीक। ये सिर्फ पॉलीसैकेराइड से बना है, तो ये कैसा हो जाएगा? फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लूज लेयर। स्लाइम लेयर कैसी होगी? फ्लेक्सिबल, या इसको कहते हैं लूज लेयर। ओके, नेक्स्ट क्या है? इसका फंक्शन लिख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या हो जाएगा इसका? प्रिवेंट द लॉस ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर। तो स्लाइम लेयर का फंक्शन क्या होता है वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है? ये कैप्सूल किससे बना होता है? पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन। इसमें प्रोटीन भी आ जाए तो ये कैसा हो जाएगा? ये लेयर कैसी हो जाएगी? हार्ड लेयर हो जाएगी। ओके, और इसका फंक्शंस क्या होता है? इसका फंक्शन देख लेते हैं। प्रोवाइड स्टिकी नेचर। तो ये क्या करता है? स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है कैप्सूल। ये एक बैक्टीरिया है, इसके बाहर क्या लगा है? कैप्सूल लगा है, ठीक है। जैसे कि ये बैक्टीरिया है, इसके बाहर क्या है? कैप्सूल लगा है। ये किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर जाएगा, तो जब ये हमारी एनिमल बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या है? वो एक्टिव होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? ये एंटीजन की तरह काम करेगा, क्योंकि जब कोई भी चीज़ बाहर से आएगी, कोई मेहमान बाहर से आएगा हमारी बॉडी में, तो क्या होगा? हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा? एक्टिव होगा, ठीक। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा? इसको पहचानना चाहिए, ठीक। और हमारी इम्यून सिस्टम इसको पहचान लेगा तो बैक्टीरिया क्या क्या करेगा? मार देगा। तो हमारे शरीर में क्या होगा? कोई भी डिजीज़ नहीं बनेगी, ठीक। ये क्या होगा? ये तो क्या हो गई? ये नॉर्मल सिचुएशन है। जैसे कि मान लो ये बैक्टीरिया है, ये क्या है? उसके बाहर कैप्सूल लगाया है, ठीक है। ये जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर जाएगा, तो क्या होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इसको पहचानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक एंटीजन की तरह काम करेगा और उसको हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो इसको पहचानेगा। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम इसको पहचान लेगा तो इसको क्या करेगा? मार देगा बैक्टीरिया को। तो क्या होगा? इससे हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ नहीं बनेगी। ये तो क्या हो गई? नॉर्मल सिचुएशन हो गई।
और फिर मान लो कि ये बैक्टीरिया इसके बाहर कैप्सूल लगा है, हमारे इम्यून सिस्टम में जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वो इसको पहचान नहीं पाएगा क्योंकि इसके बाहर कैप्सूल लगा हुआ है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम इसको पहचान नहीं पाएगा तो बैक्टीरिया को मार नहीं पाएगा, और बैक्टीरिया को मार नहीं पाएगा तो बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या करेगा, हमारी बॉडी में डिजीज़ क्रिएट करेगा। तो ये क्या करता है, जो कैप्सूल होता है वो क्या करता है, हाइड करता है बैक्टीरिया को, कहाँ, इम्यून सिस्टम, होस्ट के इम्यून सिस्टम में। ठीक है, तो ये लाइन लिख लेते हैं। जब तक हमारा इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया को पहचान नहीं लेगा, और अगर नहीं पहचानेगा तो तब तक बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी तो मतलब वो हमारे शरीर में डिजीज़ कॉज करता रहेगा। ओके, तो कैप्सूल क्या करता है, हाइड द बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट ये बैक्टीरिया को क्या करता है, स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या करता है, हाइड करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम इम्यून सिस्टम में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी बैक्टीरिया, जिस भी बैक्टीरिया के पास में कैप्सूल होगा वही डिजीज़ कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम में क्या होता है, वो छिप जाता है, तो वो दिखता नहीं है। तो इतनी चीज़ क्लियर है अभी। कैप्सूल क्या होता है, वो थोड़ा सा थिक होता है, क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटीन वगैरह आ जाती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या है फिर हमारा, अब हमारा आता है सेल वॉल। तो इसकी सेल वॉल की मैंने पूरी कहानी आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था। ठीक है, सेल वॉल के बारे में, कि सेल वॉल जो है कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। तो किससे बनी होती है, एक तो बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकॉन, आर्की बैक्टीरिया में स्यूडोम्यूरिन से बनी होती है। ठीक, कौन कौन सी टाइप की होती है वो भी मैंने बता दिया। पेप्टाइडोग्लाइकॉन में LND टाइप की एमिनो एसिड बोलते हैं, और उसमें क्या होता है, स्यूडोम्यूरिन में L टाइप की होती हैं मोस्टली। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। तो इसके कुछ फंक्शंस है वो मैं लिख लेती हूँ। सेल वॉल कैसा होता है, ये सेल वॉल होती है हमारी नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है सेल वॉल, पहला इसका फंक्शन जो हमने डिफरेंस पढ़े थे कल, जिसने भी क्लास नहीं देखी थी वो आप देख लो, उसमें मैंने आपको बताया है कि सेल वॉल के बारे में। और अब यहाँ पे सिर्फ हम इसके फंक्शंस लिख लेते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है, नॉन लिविंग होती है, ये नॉन लिविंग लेयर होती है सेल वॉल। नेक्स्ट क्या है, परमिएबल होती है। परमिएबल लेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, तो नॉन लिविंग है, इसका मतलब क्या है कि कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए सेल वॉल में, इससे कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाए कि परमिएबल लेयर होती है, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट सब आता जाता रहता है, इस यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल कैसी होती है, तो सेल वॉल कैसी होती है, हार्ड लेयर होती है। ठीक, तो हार्ड लेयर होती है, तो हार्ड लेयर की वजह से क्या करता है, सेल के साइज और शेप को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। मेंटेन द साइज एंड शेप ऑफ सेल। नेक्स्ट क्या है, और फिर मान लो कि ये बैक्टीरिया, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जब सेल में एंडोऑस्मोसिस होता है, एंडोऑस्मोसिस मतलब सेल में पानी अंदर जब भरेगा, तो जब अंदर पानी भरेगा तो सेल का जो वॉल्यूम वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि सेल ब्रस्ट हो सकती है।
मतलब कि जब हमारी सेल में जो प्रोकैरियोट्स के सेल में जब एंडोऑस्मोसिस होती है, एंडोऑस्मोसिस के टाइम पे क्या होगा कि सेल वॉल का साइज़ भी बढ़ेगा, सेल का साइज़ भी बढ़ेगा। तो सेल का साइज़ बढ़ेगा तो सेल वॉल क्या होगी, वो सॉरी जो सेल होगी वो क्या होगी, फट सकती है, ब्रस्ट हो सकती है। तो अगर सेल वॉल नहीं होती हार्ड लेयर तो क्या होगा, तो ये फट जाती। तो सेल वॉल क्या करता है, उसको फटने से बचाता है। ठीक है, प्रिवेंट ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग ऑफ सेल। ओके, यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। अभी देख लो एक बार फटाफट। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, हो गया सबका। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। सेल वॉल हो गया था हमारा। फिर नेक्स्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, कि दोनों में प्रेजेंट होती है, सिमिलर होती है दोनों में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो डिफरेंस क्या होता है सेल मेम्ब्रेन में, जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर होता है प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स में जो केमिकल होता है वो कौन सा होता है, होपोनॉइड्स होता है। और यूकैरियोट्स की बात करें तो उसमें कैसा होता है, कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉल टाइप का होता है। ठीक है, तो हम सेल मेम्ब्रेन में कुछ पॉइंट्स हैं प्रोकैरियोट्स के, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। तो सेलेक्टिव क्या होती है, परमिएबल इन नेचर में होती है। पहला पॉइंट क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। अब बहुत से लोगों को यही नहीं पता होगा कि सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि मान लो एक ये सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या मोस्टली H2O। ठीक, इधर मेम्ब्रेन लिख लेते हैं। एक तो होती है परमिएबल, दूसरा होता है इम्परमिएबल, फिर होती है सेमी परमिएबल, एक सेमी परमिएबल। नेक्स्ट क्या होती है, सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल। ओके, जो परमिएबल होगी तो वो क्या करेगी, तो वो दोनों सबको अलाउ करेगी आने जाने के लिए, सॉल्वेंट को भी, सॉल्यूट को भी अलाउ करेगी और सॉल्वेंट को भी, कोई भी आए कोई भी जाए, कोई रोक टोक नहीं। जो इम्परमिएबल होगी तो वो क्या करेगी, वो किसी को भी अलाउ नहीं करेगी। ओके, जो सेमी परमिएबल, सेमी का मतलब होता है हाफ, सेमी या हाफ कहीं भी लिखा हो, सेमी या हेमी, उसका मतलब क्या होता है, हाफ। तो क्या ये सॉल्यूट को तो नहीं करेगी, सॉल्वेंट को क्या करेगी, अलाउ करेगी। ओके, और फिर सेमी सॉरी सेलेक्टिव परमिएबल के क्या होगा, वो सिलेक्शन करती, सॉल्वेंट को तो आने देती है, सॉल्यूट को क्या करती है, सिलेक्शन करती है, किसके अकॉर्डिंग, सेल के अकॉर्डिंग। ओके, तो परमिएबल का मतलब क्या होता है, वो सॉल्यूट को भी अलाउ करती है आने के लिए और सॉल्वेंट को भी। इम्परमिएबल का मतलब क्या होता है कि वो ना तो सॉल्यूट को अलाउ करती है ना सॉल्वेंट को अलाउ करती है। सेमी परमिएबल वो सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती है बट सॉल्वेंट को अलाउ
करती है। फिर सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है, वो सिलेक्शन करती है कि यह सेल के लिए सही है या नहीं। अगर सही है तो वो अलाउ करती है, नहीं तो नहीं करती है। वो सॉल्वेंट को क्या करती है, अलाउ करती है। तो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर। ओके, नेक्स्ट क्या है, पहला पॉइंट ये हो गया। इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग को क्या कहते हैं, मीजोजोम। मीजोजोम क्या करता है, सॉरी, मीजोजोम किस में होता है, प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एक चीज़ मैं भूल गई कि जो किसी के पास अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो पुरानी एनसीईआरटी में अभी जो चेंज हुई है ये नहीं, उससे पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें क्या लिखा था, जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोट्स की वो सेम ही परमिएबल होती है। जो चेंज हो गई है उसमें हमारा सेलेक्टिव परमिएबल है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इनफोल्डिंग को क्या कहते हैं, मीजोजोम। मीजोजोम किधर प्रेजेंट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो मीजोजोम कैसा होता है, appear as vesicles, ये सी है, ओके, मैं सही कर देती हूँ। वेसिकल्स, ट्यूबुलर लैमेलाई, मतलब जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन थे उसमें जो इनफोल्डिंग थी उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो वो वेसिकल्स की तरह हो सकती है। वेसिकल्स का मतलब होता है गोल ऐसे, और ट्यूबुलर हो सकती है, लैमिली हो सकती है। ये हमारे एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं। तो मीजोजोम किस किस फॉर्म में पाया जाएगा, एज अपीयर्स होते हैं, अपीयर्स एज वेसिकल्स, ट्यूबुलर और लैमिलाई। ओके, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो वो आप पूछ सकते हो अभी। ओके, फिर अब हम देख लेते हैं ग्राम स्टेनिंग क्या है। ग्राम स्टेनिंग तो ग्राम स्टेनिंग किसने बताया, बाई क्रिश्चियन ग्राम ने, बाय क्रिश्चियन। ठीक है, तो मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हमने दो टाइप में डिवाइड करा है कि एक तो होंगे हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो पॉइंट ये आता है हमने किस बेसिस पे डिवाइड करा है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। तो हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया क्लासिफाइड on the basis of पहला क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन सेल एनवेलप। जो सेल एनवेलप है उसमें जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे पहला होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टेनिंग में, जो हम बैक्टीरिया में स्टेनिंग करते हैं
उसमें जो रिस्पॉन्स आता है उसके बेसिस पे एक तो डिवाइड करा गया है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये बैक्टीरिया है, ये स्लाइड है। स्लाइड आपने देखी होगी, कांच की होती है इतनी बड़ी, ठीक है। उसको हमने लिया, ये सैंपल लिया बैक्टीरिया का, ठीक है। ये क्या है, बैक्टीरिया सैंपल। बैक्टीरियल सैंपल है। इसको क्या करते हैं, एयर ड्राई करते हैं। एयर ड्राई करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद में ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर क्या करेंगे, क्रिस्टल वॉलेट डाई क्या करेंगे, वो यूज़ करेंगे। इस बैक्टीरिया के ऊपर क्या यूज़ करेंगे, क्रिस्टल डाई, क्रिस्टल वॉलेट ड्राई यूज़ करेंगे। क्रिस्टल वॉलेट यूज़ करेंगे। जैसे ही हम क्रिस्टल वॉलेट यूज़ करते हैं यहाँ पे, उसके बाद में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होती है उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू कलर की हो जाती है बैक्टीरिया। कैसी हो जाएगी, ब्लू कलर की। उसके बाद क्या करेंगे, वाटर वॉश करेंगे हम। वाटर वॉश क्या कैसे करेंगे, ऐसे नहीं कि ये स्लाइड है तो इसको हमने पूरा इस पर टैप ऑन करा और पूरा ऐसे धुल दिया, वैसे नहीं वो करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये स्लाइड है, जैसे कि ये स्लाइड है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया है, तो इधर से हम ऐसा हल्का लैंड करेंगे और फिर यहाँ से हम एक एक ड्रॉप डालेंगे। उससे क्या होगा, जो क्रिस्टल वॉलेट है वो निकल जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें। इसमें थोड़ा बहुत बैक्टीरिया भी जाएगा, लेकिन हमको बैक्टीरिया काउंट नहीं करना है, हमको रिजल्ट देखना है ना, जो क्रिस्टल वॉलेट डाला है तो क्या आएगा रिजल्ट। उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया कैसी हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट फिर ब्लू कलर डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे, वाटर वॉश। ठीक है, मतलब क्रिस्टल वॉलेट डालेंगे, यहाँ पे क्रिस्टल वॉलेट डालेंगे। उसके बाद में फिर वाटर वॉश करेंगे, ब्लू कलर की हो जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, वाटर वॉश करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट ये जो बैक्टीरिया था हमारा, वाटर वॉश करा हमने। इसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। वाटर वॉश करने के बाद में हम आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। कितना, 0.5% ऐड करेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोरडॉन्ट भी बोलते हैं, मॉर्डेट भी बोलते हैं, मॉर्डेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया का कलर कैसा हो जाएगा, तो इसमें जो कलर आ रहा था वो किसकी वजह से आ रहा था, क्रिस्टल वॉलेट की वजह से। मतलब कि जब, ठीक है, तो हमने क्या करा, क्रिस्टल, सबसे पहले हमने बैक्टीरिया लिया, उसका एयर ड्राई करा। उसके बाद हमने क्रिस्टल वॉलेट ऐड करा तो उसमें ब्लू कलर का आया। उसके बाद हमने जब वाटर वॉश करा, वाटर वॉश करने के बाद में जो हमारा बैक्टीरिया था उस पर हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला। आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद में जो बैक्टीरिया आया उसको क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे हम, इस पर क्या करेंगे, डीकोलराइज़र डालेंगे। क्या डालेंगे, डीकोलराइज़र। डीकोलराइज़र, डीकोलराइज़र को अल्कोहल डालते हैं।
अल्कोहल में कौन सा, एथेनॉल डालते हैं, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। कहीं डी का है, डी मतलब रिमूवल, कोलराइजर मतलब कलर, ठीक है, जो कलर को रिमूव कर दे, डीकोलराइजर डालते हैं आयोडीन सॉल्यूशन के बाद में। तो दो टाइप की बैक्टीरिया बनेगी, एक तो कलरलेस बैक्टीरिया हो जाएगी यहाँ पे, कैसी, कलरलेस। दूसरा क्या है, दूसरी होगी ब्लू कलर की, जो हमारी ब्लू कलर की बैक्टीरिया थी उस पर हमने डीकोलराइजर डाला था, उसमें क्या होगा, ठीक है। तो मतलब जो हमें डीकोलराइजर डाला, डीकोलराइजर का मतलब डी मतलब रिमूव करना, जिसमें ब्लू कलर है उसको रिमूव करना। जो अगर हमारा बैक्टीरिया में कलर रिमूव हो जाता है उसको बोलते हैं कलरलेस बैक्टीरिया। अगर ब्लू कलर, एक ऑप्शन है, तो मतलब एक सिचुएशन है कि या तो कलर रिमूव हो जाएगा या बच जाएगा, ठीक है। अब इस पर क्या डालते हैं, सैफरिन डालते हैं, जो कि क्या है, पिंक कलर का होता है। ये काउंटर स्टेन इसको बोलते हैं, इसको सैफरिन को क्या बोलते हैं, काउंटर स्टेन भी बोलते हैं। इसमें क्या ऐड करेंगे, सैफरेनिन, इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, सैफरन यूज़ करेंगे। क्या पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का, इसको क्या बोलते हैं, काउंटर स्टेन भी बोलते हैं, काउंटर स्टेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये कलरलेस है, इस पे पिंक डालेंगे तो कैसा कलर आएगा, तो जो कलर आएगा वो कैसा होगा, पिंक कलर होगा। कैसा कलर होगा, पिंक कलर होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब ये यहाँ पे ब्लू कलर है, ब्लू कलर में पिंक कलर ऐड करेंगे तो कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। ओके, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कॉल्ड एज ग्राम निगेटिव। इसको क्या कहेंगे, कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव क्यों कहा, क्योंकि जो क्रिस्टल वॉलेट डाला था जिसकी वजह से ब्लू कलर आया था, तो यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर स्टेन करा है इसने, ब्लू कलर मतलब इसके पास है, इसमें क्या है, चला गया। तो जिस बैक्टीरिया के पास ब्लू कलर रहता है तो उसको क्या कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव। पर्पल कलर बैक्टीरिया को, जो कलरलेस होता है उसको क्या कहते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्लैजिला। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला ये हम प्रोकैरियोट्स में ही देख रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है मोटिलिटी के लिए। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ्लैजिला दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में वो भी प्रेजेंट होता है, बट डिफरेंट क्या होता है, कोई बताएगा। जो प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है, यूकैरियोट्स का जो फ्लैजिला होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। ओके, और जो प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला होता है वो कैसा मूवमेंट करता है, तो रोटेटरी मूवमेंट करता है। प्रोकैरियोट्स का जो फ्लैजिला होता है वो कैसा मूवमेंट करता है, मूवमेंट कैसा करता है, कैसा होता है, रोटेटरी होता है, रोटेटरी मूवमेंट होता है। वही अगर यूकैरियोट्स की बात करें, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में कैसा मूवमेंट होगा, बेंडिंग मूवमेंट होगा। बेंडिंग मूवमेंट प्रेजेंट होता है। ओके,
बेंडिंग मूवमेंट मतलब ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। और रोटेट मतलब तो आपको पता है, रोटेटरी मूवमेंट होता है, इसमें क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा है, वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। नंबर एंड अरेंजमेंट of flagella is different in different prokaryotic cell। ओके, तो इस लाइन का क्या मतलब है, नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला इन डिफरेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब जितनी भी प्रोकैरियोटिक की सेल होती हैं उसमें फ्लैजेला का नंबर और अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब जैसे कि एक बैक्टीरिया मान लो कोई भी है, उसमें फ्लैजेला का नंबर एक भी नहीं है, एक भी फ्लैजेला नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, एट्राइकस बोलते हैं। वहीं अगर फ्लैजेला का नंबर एक साइड है, जैसे कि आपको बताते हैं, जैसे कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की सेल है, ये फ्लैजेला एक साइड से है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोनोट्राइकस। अगर दोनों साइड बैक्टीरिया वो सॉरी फ्लैजेला होता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्फीट्राइकस। फिर दूसरा क्या है कि इधर साइड को गुच्छे टाइप से प्रेजेंट है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस। अब एक ही साइड प्रेजेंट होते हैं फ्लैजेला, इसको क्या बोलते हैं, सिफेलोट्राइकस। ओके, फिर क्या है, पूरे पेरिफेरल एरिया पे प्रेजेंट होते हैं फ्लैजेला, ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, पेरीट्राइकस। पेरिफेरल एरिया पे, पेरी मतलब पेरिफेरल एरिया, तो पूरी पेरिफेरल एरिया पे प्रेजेंट होते हैं फ्लैजेला, इसको बोलते हैं पेरीट्राइकस। इतनी चीज़ क्लियर है। अगर इस पे एक भी फ्लैजेला नहीं है, इसको बोलते हैं एट्राइकस। एक साइड है तो उसको मोनोट्राइकस, दोनों साइड है तो उसको एम्फीट्राइकस। अगर दोनों साइड गुच्छे की तरह है, मतलब एक से ज़्यादा फ्लैजेला है, उसको लोफोट्राइकस। अगर एक ही साइड एक से ज़्यादा है, उसको बोलेंगे सिफेलोट्राइकस। अगर पूरी पेरिफेरल एरिया पे प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पेरीट्राइकस। इतनी चीज़ क्लियर है यहाँ तक। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, फिर मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये कौन सी हो जाएगी, ये आउटर मेम्ब्रेन है, सेल वो ये लेयर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, ये 3 लेयर्स हैं। एक ये सेल मेम्ब्रेन, ये सबसे ऊपर वाली है, इसको क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। उसके नीचे वाली सेल वॉल, इसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगी, एक और रॉड जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, फ्लैजेला में 3 पार्ट होते हैं, एक हुक, एक बेसल बॉडी, एक होती है फिलामेंट। तो ये बेसल बॉडी वाला पार्ट है, ये क्या है, बेसल बॉडी का पार्ट है। अब जैसे कि ये रॉड जैसी स्ट्रक्चर है, इसको क्या है, इजीली निकाले तो ऐसे निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है बाहर, ऐसे खींचने तो निकल आएगी ना। तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे रिंग प्रेजेंट होती हैं, ताकि ये जो राउंड शेप की स्ट्रक्चर है, ये रॉड है, ये निकल ना सके। इसको क्या बोलते हैं, ये रॉड है।
यहाँ पे क्या होती है, रिंग प्रेजेंट होती है। एक तो यहाँ पे रिंग प्रेजेंट होगी, एक ये रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होगी, एक ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है, दूसरी क्या होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोले एल रिंग। ये क्या है, पी रिंग। ये क्या है, एस रिंग। ये क्या है, एम रिंग। ठीक है। अब ये इसको एल रिंग क्यों कहते हैं, क्यों, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है लिपोप्रोटीन की। किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन की। लिपोप्रोटीन है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स की, लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एल रिंग। इसका पी रिंग क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसकी जो सेल, ये जो सेल वॉल है ये किससे बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से, पेप्टाइडोग्लाइकॉन से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पी रिंग। अब इसको एस रिंग क्यों कहते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एस रिंग। ये जो एम रिंग है सेल मेम्ब्रेन के क्या है, अंदर है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एम रिंग। ओके, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के अंदर है इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एम रिंग। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब इसमें क्या होगा, अभी रिंग प्रेजेंट है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है इसकी रिंग की वजह से। फिर क्या होता है, इस पूरी स्ट्रक्चर, जो जितनी स्ट्रक्चर अभी बनी है इसको क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेसल बॉडी। ठीक है, इसको कहते हैं बेसल बॉडी। अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो वो क्या है, तो ये जो बेसल बॉडी है इसके बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होता है, तो बेसल बॉडी की बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको क्या कहते हैं, हुक। इसको क्या बोलते हैं, हुक। तो हुक का काम क्या होता है, हुक का काम क्या होता है, तो ये बेसल बॉडी को फिलामेंट से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, बेसल बॉडी को फिलामेंट से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे क्या होगा, फिलामेंट प्रेजेंट होगा, ये फिलामेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये क्या है, फिलामेंट है। इतनी चीज़ें क्लियर है फ्लैजिला की। अब क्वेश्चन क्या आता है, इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इसमें क्या है, फिलामेंट जो होता है इसके लिए एनसीईआरटी क्या लिखती है कि जो फिलामेंट होता है वो क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला। दूसरी चीज़ क्या लिखती है एनसीईआरटी, इट एक्सटेंड फ्रॉम सेल वॉल, मतलब सेल वॉल से एक्सटेंड होता है। क्या है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल वॉल। ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे फ्रॉम है सेल वॉल, ऑफ नहीं है। ऐसे अभी यहाँ पे दे दिया जाए इट एक्सटेंड ऑफ सेल वॉल तो वो गलत हो जाएगा, इट एक्सटेंड फ्रॉम सेल वॉल। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना। दूसरा क्या आता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। ओके, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें रिंग कितनी होती हैं, उसमें 2 रिंग प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, एक तो एस रिंग, दूसरी कौन सी, एम रिंग प्रेजेंट होती है। क्यों,
इसमें 2 रिंग क्यों प्रेजेंट होती है? जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उसमें आउटर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। ओके, तो इसीलिए इसमें क्या होता है, एस और एम रिंग प्रेजेंट होती है, 2 रिंग प्रेजेंट होती है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कितनी रिंग प्रेजेंट होती हैं? तो इसमें 4 रिंग प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? एल, पी, एस, एम। कभी कभी क्वेश्चन नॉर्मली इजी आ जाता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कितनी टाइप की सेल होती, कितनी नंबर ऑफ सेल होते हैं? 4 सेल्स होती हैं। यहाँ पे कितनी? 1 2 3 4। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डायग्राम है। ओके, क्योंकि इसमें चारों रिंग प्रेजेंट है। ओके, जो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसमें जो हुक होता है, हुक की लेंथ क्या होती है? लॉन्ग होती है। हुक लेंथ कैसी होती है? लॉन्ग। इसमें क्या हो जाएगी? शॉर्ट। ओके, इतनी चीजें क्लियर है यहाँ तक? अभी देखो, नेक्स्ट हम बात करें, अभी काफ़ी टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं क्या? चलो आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है? तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए आप जितना हो सके। ओके, लाइक करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, चलिए फिर रखते हैं, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस।